हाँ जी, तो कल मंडे को कनाडा के अंदर थैंक्स गिविंग डे था, तो काफ़ी सारे लोगों की अपने कामों से छुट्टी थी। मेरा भी ऑफ था, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के ऑफिसेज बंद थे। तो हम लोगों ने सोचा कि यार एक गेट टुगेदर करते हैं छोटी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एक दूसरे से मिले नहीं है। तो हम सब ने लंच वगैरह साथ में किया, और मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, किचनर, लंदन और हैमिल्टन वाला, तो इस ग्रुप में ना अलग अलग फील्ड से लोग बिलोंग करते हैं। कोई अकाउंट्स वाला है, कोई फाइनेंस वाला है, 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं मतलब IT वाले, 2 रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और मैं इकलौता एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाला हूँ। तो एक मिक्स सा हिसाब किताब है। तो लंच करने के बाद शाम को जब हम चाय पी रहे थे तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही थी, तो एकदम से बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के टॉपिक के ऊपर बात छिड़ी कि भी कौन कौन सी ऐसी बैड फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो एक इमिग्रेंट को या फिर किसी भी एवरेज पर्सन को पुअर रखती हैं। अगर मैं ब्लंटली बात करूं, मतलब उसको फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने देती या फिर वेल्थ को बिल्ड नहीं करने देती। तो आज की इस वीडियो में ना उन्हीं पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर आप कनाडा नए नए आए हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर PR पे आए हो और यहाँ पे कनाडा के अंदर अपना फ्यूचर बिल्ड करने का सोच रहे हो, तो वो हैबिट्स आप ना अपनाओ, ताकि आप अपनी वेल्थ कनाडा के अंदर बिल्ड कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब जब इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू हुई तो सबसे पहले अकाउंट्स वाले बंदे ने अपना पॉइंट रखा, क्योंकि उसका तो ये मेन फील्ड है, लोगों के वो टैक्सेस को फाइल करता है, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह को देखता है। तो उसने बताया कि भाई बहुत सारे लोगों की एक बुरी आदत होती है अपने आप को आखिरी में पे करने की या फिर अपनी सेविंग बिल्कुल लास्ट में करने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले अपना रेंट देते हैं, या फिर मॉर्गेज जाती है तो मॉर्गेज पे करते हैं। उसके बाद उनके काफ़ी सारे बिल्स होते हैं, जैसे कि बिजली का, पानी का, वाईफाई का बिल हो गया, वो पे करते हैं। फिर पिछले महीने जो क्रेडिट कार्ड पे इंजॉयमेंट की थी, स्वाइप किया था, एप्पल पे किया था, उसके बिल्स वगैरह पे करते हैं। फिर कोई EMI जानी है, जैसे कि फ़ोन की EMI, या फिर लैपटॉप लिया था, या फिर गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जाती है, वो सब पे करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं कि भाई ट्रिप पे चले गए, या फिर कोई चीज़ खरीद ली, या फिर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले गए, इंजॉय कर लिया, और इवेंचुअली जो थोड़ा सा अमाउंट बचता है उसको वो सेव करते हैं। ये जो सेविंग करने का तरीका है ना, बहुत ही बेकार है, ये बहुत ही स्लो है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि यार 6 महीने बाद आपकी कितनी सेविंग होगी, क्योंकि किसी महीने $300 बचे, किसी महीने $500 बचे, किसी महीने $1000 बचे। तो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। तो उसने बताया कि यार सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। जैसे ही अपनी सैलरी आती है ना, तो उसका 10%, 15% या फिर 20% साइड कर लो और अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल लो। फिर जो अमाउंट बचता है ना, उससे अपना महीने का खर्चा करो, चाहे आपको बिल पे करना है, रेंट पे करना है, या फिर जो मर्जी करना है। ये सही तरीका होता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सेविंग्स है ना वो प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि यार 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितने होंगे, और इस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को या फिर अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हो कि 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। और मेरे ओपिनियन में यार आपको ऑटोमेट कर देना चाहिए कि जैसे ही पहली तारीख को या फिर जिस दिन भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हिट करती है, तो अपने आप 10%, 15% या फिर 20%, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, मिनिमम 10% होना चाहिए, वो अपने आप कट के आपके सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। तो ये सही तरीका होता है अपनी सेविंग्स करने का। अब मेरा अकाउंटेंट वाले की बात सुन के मेरा मॉर्गेज वाला फ्रेंड काफी एक्साइटेड हो गया। उसने ये बताया कि यार मेरा तो रोज का काम है लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना, कि उनकी इनकम, उनका डेट कितना है, उस हिसाब से मैं मॉर्गेज एप्लीकेशन को प्रोसेस करता हूं। तो उसने ये शेयर किया कि यार बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे टकरते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती बैड डेट से, मतलब उनके सर पे उधारी चल रही है, उनके सर पे लोन है, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई जैसा चल रहा है चलने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि बहुत ही बुरी फाइनेंशियल हैबिट है, मतलब एक डिजास्टर है। लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। तो बेसिकली जब आप कनाडा आते हो, चाहे एज अ PR हो या फिर एज अ स्टूडेंट हो, जैसे ही आप बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मुंह पे मार के देंगे कि ये लो जी क्रेडिट कार्ड, जाके खर्चा करो। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना आता होता, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि भाई कब स्टेटमेंट जनरेट होगी, कब पेमेंट करनी है, मिनिमम पेमेंट करनी है या नहीं करनी है। काफी सारे लोग मिनिमम पेमेंट ही करते रहते हैं, और इवेंचुअली 1 साल बाद उनको पता लगता है कि उनके सर पे इतनी ज्यादा उधारी चढ़ गई है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है, 22%, 25%, 30%, 45% तक भी चला जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने चले जाओ, टेबल, चेयर, सोफा, जूते, पजामा, स्वेटशर्ट, कुछ भी EMI पे अवेलेबल है। आसान किस्तों में आप ले सकते हो, 6 किस्तें बनवा लो, 12 किस्तें बनवा लो, और लोग हंसी खुशी ले रहे हैं, जिसकी वजह से यार और कुछ नहीं होता, आप ज्यादा पे करते हो सेम प्रोडक्ट के लिए। तो अच्छी फाइनेंशियल हैबिट ये है कि जब भी कुछ खरीदना है, चाहे टैबलेट खरीदना है, टेबल खरीदना है, सोफा, जॉर्डन्स पसंद है, नाइकी की स्वेटशर्ट या फिर हमारे ब्रांड की स्वेटशर्ट आपको खरीदनी है, तो कभी भी EMI पे मत खरीदो, हमेशा फुल पेमेंट करो। जो भी $40, $50, $60, $100, $2000 की है, पैसे सेव करो,
फिर पेमेंट करो। उधारी के चक्कर में, लोन के चक्कर में, बैड डेट के अंदर मत पड़ो। और यार अगर आप कनाडा के अंदर फ्यूचर में अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो बेसिकली उसने ये शेयर किया कि हमारे सर पे जब कोई डेट होता है या फिर हमारी कोई मंथली या फिर बाई वीकली इंस्टॉलमेंट जारी होती है गाड़ी की या फिर किसी भी चीज़ की, तो उस केस में हमारी मॉर्गेज एलिजिबिलिटी भी कम हो जाती है। लेट अस से कि आपकी एनुअल सैलरी के हिसाब से आपकी $6 लाख की मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है, लेकिन वो कराने से पहले आप एक महंगी सी बढ़िया सी गाड़ी खरीद लेते हो जिसकी मंथली पेमेंट जाती है $400, तो उस केस में आपकी जो मॉर्गेज एलिजिबिलिटी है ना वो अप्रॉक्सीमेटली $1 लाख से कम हो जाएगी। तो 5 लाख तक की ही मॉर्गेज अप्रूव होगी, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, जो घर पसंद होगा वो खरीद नहीं पाओगे। उसके बाद यार मैं कौन सा पीछे हटने वाला था, मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर की। तो बेसिकली यार 2020 में जब मेरी कनाडा के अंदर पढ़ाई जस्ट कंप्लीट हुई थी, मेरे को एकदम से ना $6000 की जरूरत पड़ी थी अपनी होम कंट्री में भेजने के लिए। लेकिन मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी की सारी इन्वेस्टेड थी स्टॉक मार्केट या फिर GIC वगैरह मैंने करवा रखी थी, सारा हिसाब किताब ब्लॉक्ड था, तो मेरे पास लिक्विड फंड्स नहीं थे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को अपने फ्रेंड से उधारी मांगनी पड़ी थी, जो मेरे को बहुत बुरा लगा था। मतलब 6 महीने बाद मैंने रिटर्न कर दिया था, लेकिन एक सर पे लोन आ गया था ना, मतलब मेरे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था, जो कि एक बहुत ही बुरी फाइनेंशियल हैबिट होती है। तो हमेशा आपके पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स का। तो फॉर एग्जाम्पल आपको लाइफ में सस्टेन करने के लिए, मतलब सिर्फ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए 1 महीने का, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को $4000 चाहिए, तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो $12000 हो जाते हैं। तो $12000 मेरे पास इमरजेंसी फंड में जरूर होने चाहिए कि इन केस अगर कोई जीवन में आपदा आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो मैं उसको यूज कर पाऊं, मेरे को किसी और के ऊपर या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर या फिर क्रेडिट लाइन के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। अब यार हमारे ग्रुप के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, पर्टिकुलरली वो एक फुल स्टैक डेवलपर है, बहुत ही बढ़िया कंपनी के अंदर काम करता है। टोरंटो के अंदर एक हाई राइज बिल्डिंग में उसका कॉन्डो है भाई साहब, सबसे ज्यादा सैलरी उसी की है भाई साहब, अमीर बंदा है वो, हमारे ग्रुप का सबसे अमीर। तो उसने ये शेयर किया कि बहुत पहले उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। तो बेसिकली उसकी बिल्डिंग से जैसे ही निकलो ना तो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। उसने बताया कि मैं जैसे ही निकलता था कभी एक बेगल ले लिया, कभी कॉफी ले ली, कभी रैप उठा लिया, कभी एक केक ले लिया, कभी पेस्ट्री ले ली, कभी घूमने चले गए। ये बुरी आदत नहीं है। उसने बोला कि मेरी बुरी आदत ये थी, फाइनेंशियल बैड हैबिट ये थी कि मैं अपने एक्सपेंसेस को ना कभी ट्रैक नहीं करता था। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि भाई पता ही नहीं लगता पैसे कहाँ चले जाते हैं। तो यही एक बुरी फाइनेंशियल हैबिट होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जो इनकम आ रही है वो जा कहाँ रही है। तो सिंपली आपको क्या करना है, महीने के एंड में 2-3 घंटे के लिए बैठना है, देखना है कि भी खाने पीने पे इतना खर्चा हुआ है, घूमने फिरने पे इतना खर्चा हुआ है, इतना मेरा रेंट गया है, यूटिलिटीज का इतना खर्चा हुआ है। सारे एक्सपेंसेस को कैटेगरी वाइज नोट डाउन करना है। अगर आपकी सेविंग कम हो रही है तो फिर आपको वो ट्रैक करना है कि भाई किस किस खर्चे को आप कम कर सकते हो। जब आप ये करना शुरू करोगे ना, देखना बहुत ज्यादा आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। और साथ के साथ जब आप ट्रैक करोगे ना तो आपको गिल्ट भी होगा कभी कभी कि यार इस चीज के ऊपर, फालतू चीज के ऊपर मैंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया, तो अगली बार से मैं बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहूंगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाएगी। और काफी सारे लोगों की आदत होती है कि भी सैलरी इंक्रीज होगी या फिर कोई साइड हसल पकड़ ली, मेरी महीने की इनकम इंक्रीज होगी तो अपने खर्चे भी इंक्रीज कर दिए। ऐसा आपको नहीं करना है, यही चीज ट्रैक करनी होती है। तो हमेशा ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार हमारा जो अकाउंटेंट फ्रेंड है ना, वो एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर काम करता है। उसने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट शेयर किया। तो बेसिकली टैक्स सीजन में ना वो एज अ साइड हसल लोगों के टैक्सेस को फाइल करता है, बहुत बढ़िया पैसा कमा लेता है उससे वो। तो उसने बताया कि जब मैं लोगों के अकाउंट्स को चेक करता हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब बाई चांस अगर वो इनकम का सोर्स चला जाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, अपने बिल्स वगैरह वो नहीं दे पाएंगे। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, उनका अगर सोर्स ऑफ इनकम चला जाता है तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और उसने ये भी नोटिस किया है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेविंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई मैं सेव कर लूं $2, $5, $10, लेकिन और ज्यादा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर उनका फोकस नहीं है, जो कि बहुत ही बुरी फाइनेंशियल हैबिट होती है। तो बेसिकली यार अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखा जाए 2 ही तरीके होते हैं, या तो सेव मोर मनी या फिर अर्न मोर मनी, मेक मोर मनी। अब सेविंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि यार वो लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी एक लिमिटेड इनकम है, एक सैलरी है, तो जिंदगी भी तो जीनी है, खर्चे करोगे तो आपकी जो सेविंग है उस पर एक लिमिट लग जाती है। लेकिन जब पैसा कमाने की बात आती है तो उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर आप जॉब करते हो 9 to 5, तो 5 बजे के बाद अपने टाइम को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी वेल्थ बनेगी, आप कितना ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके किसी ना किसी साइड हसल के ऊपर काम करो, कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस ओपन करो जिससे आप कुछ पैसे जनरेट कर पाओ, उसको इन्वेस्ट कर पाओ ताकि वो टाइम के साथ ग्रो करे। अगर मनी, फाइनेंस, अकाउंट्स, फाइनेंशियल हैबिट्स की बातें चल रही थी तो हमारा जो अकाउंटेंट फ्रेंड है वो रुकने वाला थोड़ी था, वो तो पॉइंट पे पॉइंट मार रहा था। उसने हम सबसे क्वेश्चन पूछा कि भाई पूरे साल में आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस कौन सा होता है।
तो कोई बोला मॉर्गेज हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, कोई बोला हमें वेकेशन पे जाना बहुत पसंद है, 10 से 20 हज़ार डॉलर हम वेकेशन पे खर्च कर देते हैं, कोई बोला भाई मैंने बहुत महंगी गाड़ी ले रखी है उस पर मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप लोग एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, नीचे कॉमेंट करो कि आपका पूरे साल में सबसे बड़ा खर्चा कौन सा होता है। तो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने ये बताया कि भाई सबसे बड़ा आपका पूरे साल में एक्सपेंस होता है आपके टैक्सेस, अगर आप कनाडा के अंदर सैलरीड हो। उसने बोला अगर आपका कनाडा के अंदर एनुअल पैकेज $100,000 है तो अप्रोक्सीमेटली $30,000 आप टैक्सेस में दे देते हो, जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है आपका पूरे साल का। तो टैक्सेस को सेव ना कर पाना या फिर बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना भी एक बहुत ही बेकार फाइनेंशियल हैबिट होती है। मतलब आप एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो, तो आपको फिगर आउट करना है, वेज निकालने हैं कि किस तरीके से लीगली आप कनाडा के अंदर अपने टैक्सेस वगैरह सेव कर सकते हो। अगर आप सैलरीड हो, मतलब आपका एक एनुअल पैकेज है, तो TFSA, RRSP, FHSA को पूरे तरीके से यूटिलाइज करो, मतलब मैक्सिमम यूज करो उनका, ताकि आप अपने टैक्स के बिल को रिड्यूस कर पाओ। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे जा सकते हो तो बहुत ज्यादा आप अपने टैक्सेस को सेव कर लोगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अगर आपकी कोई साइड हसल है, मतलब आपकी जो जॉब है वहां से तो सैलरी आ रही है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके कोई 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, तो उनके लिए आप एक बिजनेस रजिस्टर कराओ, ताकि वो इनकम आपकी सैलरी के साथ कंबाइन ना हो और आपको टैक्सेस ज्यादा पे ना करने पड़े। तो इस तरीके से जो भी लीगल तरीके हैं उनसे आप अपना टैक्स रिड्यूस करने की कोशिश करो, वही एक वाइज डिसीजन होगा। एक अच्छा अकाउंटेंट ढूंढो। मेरा फ्रेंड तो बहुत बिजी रहता है, वो हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्कल में पता करो कोई बढ़िया अकाउंटेंट है और बढ़िया तरीके से अपने टैक्सेस को सेव करो। अब यार जो हमारा रियल्टर फ्रेंड है ना, वो चाय का बहुत ज्यादा शौकीन है। जब उसकी चाय खत्म हो गई थी, बिस्किट वगैरह उसने खा लिए थे, सिस्टम उसका जब सेट हो गया था, तब उसने एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई। उसने बोला कि अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे रियल एस्टेट में, चाहे स्टॉक्स में, ETFs में या किसी में भी, आपको मार्केट को देख के नहीं करना चाहिए कि यार मार्केट जब डाउन होगी तब मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा। ये बहुत ही बुरी फाइनेंशियल हैबिट होती है। जब आप कंफर्टेबल फील करते हो, जब आप अफोर्ड कर सकते हो पैसे इन्वेस्ट करना कहीं पे भी, तब आपको करने चाहिए। चाहे $100, चाहे $50, चाहे 200, 500, 1000, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो मंथली बिना किसी प्रॉब्लम के, तब आपको अपने पैसे ETF, स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो, ताकि फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा फायदा हो। क्योंकि TFSA अकाउंट का आप तभी ढंग से अपना इस्तेमाल कर पाओगे जब उसके अंदर एप्रिसिएशन होगी स्टॉक्स की, साथ के साथ डिविडेंड्स वगैरह आएंगे। तो ये हिसाब किताब है। बाकी कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, उसका जो रेफरल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसको यूज करके अगर आप अपना अकाउंट खुलवाओगे तो आपको भी कुछ फायदा होगा, मेरे को भी कुछ फायदा होगा, दोनों की 5 उंगलियां घी के अंदर हो जाएंगी। तो ये हिसाब किताब है। बाकी यार अपनी कनाडा की 6 साल की जर्नी में मैंने कुछ सही डिसीजंस भी लिए हैं और कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लिए हैं। तो उनको अगर आप जानना चाहते हो तो राइट और लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई गलती ना करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।